welcome. A very, very happy and auspicious time for all those who are welcoming Bapa tomorrow. Let's pray that this God of knowledge and wisdom bless all of us with correct knowledge and correct wisdom to lead our life on path where we follow all divine laws and respect all beings and the planet. आज का टॉपिक मैंने लिखा नहीं है कहीं क्योंकि लास्ट मिनट तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये टॉपिक ले पाऊँगी या नहीं। तो दोपहर को जब गुरुजी से मैंने बात की तब ये कॉन्फिडेंस आया कि ये टॉपिक मैं टच कर सकती हूँ आज। इसको मैंने स्किप किया था। बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी था कि क्या ये टॉपिक मैंने पहले कवर कर दिया है या ना क्यों नहीं लिया है। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो विषय, ये जो टॉपिक गुरुजी ने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है वो मेरे लीक से बहुत बहुत ऊपर की बात है। और जब तक मेरा ये मानना है, जब तक मुझे कुछ चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती है या फिर मुझे उसका अनुभव नहीं होता है तो मैं कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने ये टाल दिया था टॉपिक, मैंने जंप किया था 23rd टॉपिक को। ये है 22nd टॉपिक, लिविंग इन द नाउ बट इट डजेंट इवन एग्जिस्ट। तो इतना ये सुनने में ही हमें लगता है बिल्कुल कि ये हमें कुछ समझ में नहीं आ पाएगा या इसके अपने हिसाब से हम पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालेंगे। तो मैंने गुरुजी से बात की और मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया मैं उसको न्याय दे पाऊँ। और कुछ गलती हो जाए तो आप सभी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे पता है आप सभी ना मुझे माफ़ कर देंगे और मेरी गलती को आप इग्नोर कर देंगे। तो गुरुजी को याद करके ही मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ। लिविंग इन द नाउ यानी आप वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन वर्तमान एग्जिस्ट कहाँ करता है, वर्तमान है कहाँ। तो ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल हम जब व्याकरण सीखते हैं ना तब हमें बड़े परेशान करते हैं। और एनीवे मेरी लैंग्वेजेस से इतनी पढ़ती नहीं है, साइंस वॉज ऑलवेज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये व्याकरण जैसे शुरू हो जाता था तो मुझे बहुत बोर होता है, ये क्या भूत भविष्य लगा के रखा है, कौन सा भूत, कौन सा भविष्य, कौन सा वर्तमान। तो तब से लेके ये नाव मेरे पीछे है और अब तो बिल्कुल अलग तरह से ये नाव गुरुजी ने एक्सप्लेन करवाया है। तो देखते हैं कि व्हाट इज दिस होल excitement about living in now, living in present and being aware of the present। तो जब ऐसे ये ना कहते हैं मैसेजेस आते हैं वेरी हाई लेवल स्पिरिचुअल, समझ में तो किसी के अभी भी नहीं आता है लेकिन फिर भी वो एक्साइटिंग बहुत लगता है। आपको ह्यूमन बीइंग की एक बात बताती हूँ, बहुत मज़ेदार बात है। जितना साइकोलॉजिकली मैं जानने की कोशिश करती हूँ इंडिविजुअल्स को, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो जो वो खुद नहीं कर सकता ऐसी बात से उसे बड़ी लेकिन ना ये हो जाता है कि वो कोई ऐसे कर रहा है यानी वो सच में बहुत बड़ा इंसान होगा। जैसे एक नॉर्मल उदाहरण देती हूँ, जैसे मैं 5 किलो भी नहीं उठा सकती। जब मैं वेट लिफ्टर्स को देखती हूँ कि वो 200-300 किलो उठा लेते तो हमें लगता है कि वाह ना क्या ना अद्वितीय काम कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन सुपर ह्यूमन काम कर रहे हैं। तो ये जब लोग ऐसी बातें करते हैं आई एम लिविंग इन प्रेजेंट, आई एम लिविंग इन नाउ, आई एम लाइक अवेयर ऑफ नाउ, तो मैं उनकी तरफ ऐसे ही देखती हूँ कि भाई क्या बात कर रहे हो, लाइक ना ये तो मेरी लीक से बहुत ज़्यादा आगे है। तो देखते हैं कि गुरुजी ने कैसे ये भ्रम तोड़ने की कोशिश की है और सत्य हमारे सामने लाने की कोशिश की है। लेट्स लिसन फ्रॉम द मास्टर। क्योंकि ये जो पोस्टर्स आते हैं जिसमें एक मॉन्क या सन्यासी ऐसे बैठा रहता है और आई एम लिविंग इन नाउ बोलता है, सच में आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको सच में क्या समझ में आता है। व्हाट एग्जैक्टली वन हैज़ टू डू व्हेन वी कॉल वी आर लिविंग इन नाउ। तो देखते हैं कि गुरुजी कैसे इसके ऊपर से सारे पर्दे निकाल के इस अज्ञानता को हमारे दूर करके कैसे सच्चा ज्ञान हमारे सामने लेके आते हैं।
Live in the now moment. Enjoy this moment because it's all that matters. Only the present exists. For if you are depressed, you are living in the past, and if you are stressed, you are living in the future. Learn to live in the now. Anyone who has just dipped their toes into spiritual life will know these pearls of borrowed wisdom by heart. तो गुरुजी बोलते ये नए नए जो अध्यात्म में घुसते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो नया नया सीखा है, पढ़ा है, कोर्स किया हुआ है, तो ऐसे सब सिखाया जाता है कि लिव इन द नाउ। अगर आपको डर लग रहा है यानी आप भविष्य की चिंता में हो, अगर आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है या दुख है तो आप भूतकाल में जी रहे हैं, आपको अभी नाव में जीना सीखना है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े फिलॉसफी हम एक्सपोज हो जाते हैं, नए नई शुरुआत होती है, नई नई एक्साइटमेंट रहती है। एनीवन इट्स बैंडिड अबाउट एज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल मेंटल इमोशनल इश्यूज प्लेगिंग ह्यूमन बीइंग। ऐसे बताया जाता है कि लिविंग इन नाउ, लिविंग इन अवेयरनेस ऑफ नाउ, प्रेजेंट में रहना एक ऐसा ब्लैंकेट सॉल्यूशन है जो इंसान के हर प्रॉब्लम का हल उसमें मिल सकता है। इस तरह से इस बात को प्रमोट किया जाता है, इस बात को प्रस्तुत किया जाता है कि अगर ये सीख लिया आपने, लिविंग इन नाउ सीख लिया, यानी आपको कुछ सीखने का बचा ही नहीं। आपको कोई दुख नहीं हो सकता, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, आप बिल्कुल जैसे स्वर्ग में रहेंगे वैसे ही यहाँ पे रहेंगे, ऐसी अनुभूति दी जाती है जब ये सिखाए जाते हैं। ये फिलॉसफी बोरोड विजडम है, सच मानो। इसीलिए मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रही थी क्योंकि मेरे लिए भी ये बोरोड विजडम है, मुझे कहाँ एक्सपीरियंस है नाउ का। तो लेकिन गुरुजी ने एश्योरेंस दिया कि मैं समझाऊंगा, तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो मैं ये धाड़स कर रही हूँ कि मैं इस टॉपिक को हाथ भी लगाऊं, नहीं तो ये हमारे बस की बात नहीं है सच्ची। फ्रॉम प्रिंटेड आर्टिकल्स टू बेस्ट सेलर्स बुक्स टू ब्लॉग्स टू वेबसाइट टू एवरी स्पिरिचुअल वर्कशॉप, द वन मंत्रा अनफेलिंगली डूइंग द राउंड्स इज दैट द नाउ मोमेंट इज रियल पावर बीनीथ योर विंग्स। आप कोई भी आध्यात्मिक कोर्स कीजिए, किताब पढ़िए या फिर ब्लॉग्स, सेमिनार्स या वेबसाइट्स, हर एक पे ये बात को ज़्यादा कंसिस्टेंटली स्ट्रेस किया हुआ आप देख सकते हैं कि लर्न टू लिव इन नाउ। ये भूत भविष्य से निकलो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। बताना बहुत इजी है, करना कितना मुश्किल है ये गुरुजी से सुनते हैं। Assuming for a moment that this was the key to solving numerous problems like stress, worry, depression, the first thing that should come to your mind is where on the earth is this now moment? ठीक है, मैंने मान भी लिया कि मेरे सारे मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम की ये एक दवा है, बिल्कुल असरदार दवा है कि अगर मैं वर्तमान में जीना सीखती हूँ तो मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट में या नाव में रहना ये एक जैसे बड़ा अच्छा उपाय है, लेकिन कोई इस पूरी धरती पे बता सकता है कि नाव में कैसे जिया जाता है, कैसे ये प्रेजेंट मोमेंट को कैच करना है और कैसे कर सकते हैं। हाउ डज वन कॉन्स्टेंटली लिव इन द प्रेजेंट एंड वॉट इफ द प्रेजेंट इटसेल्फ इज ऑब्नॉक्शियस। यहाँ पे गुरुजी ने बहुत दमदार एक सेंटेंस दिया है हम लोगों को सोचने के लिए। पहले तो ये बताइए कि हर वक्त 2400 घंटे कैसे कोई वर्तमान में रह सकता है, क्योंकि वर्तमान भी अगर बहुत दुखदाई हो, जैसे अभी कोई मुझ पे चिल्ला रहा हो, तो मेरा वर्तमान में रहना भी कोई सुखद नहीं होगा। या अभी अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या अभी अभी कोई मेरी बुरी खबर सुनी है, मेरा नाव कहाँ है? क्या उस नाव में भी मैं सुरक्षित हूँ? क्या मैं उस वर्तमान में भी सुरक्षित हूँ? तो पहले मिथ तो यही निकाल देते हैं कि ऐसी कोई स्पेशल जगह नहीं है वर्तमान जहाँ पे आपको जैसे एक कोटिंग मिल जाता है कि हर परेशानी से, दुख दर्द से आप बिल्कुल सुरक्षित कवच में जैसे बैठे हो। ये बिल्कुल ही असत्य बात है, क्योंकि प्रेजेंट भी ऑब्नॉक्शियस हो सकता है, प्रेजेंट भी बहुत कष्टदायी हो सकता है। तो आप कहाँ जाएंगे फिर? तो अब देखते हैं कितनी खोखले सेंटेंसेस को लेके लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी एक उपदेश यहाँ पे मिलता है। इसीलिए गुरुजी का जो ये
प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, ये बहुत ही अलग है बाकी सबके सामने, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि वो इस तरह की घिसी पिटी बातों को ही नहीं दोहराते, वो पूरा सत्य हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग द हॉलोड नाउ मोमेंट डजंट इवन एग्जिस्ट, क्योंकि गुरुजी बता रहे हैं कि जिस नाउ मोमेंट की आप बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कौन सा प्रेजेंट में रहना है और कौन से पास्ट से भागना है और कौन से फ्यूचर से डरना है? प्रेजेंट है कहाँ जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको आप नाउ बोल सकते हैं। जब हम इस संसार में जी रहे हैं, जब हमारे 5 सेंसेस पूरा का पूरा सब बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर ला रहे, कहाँ है नाउ मोमेंट, कहाँ है वर्तमान? तो देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत कंफ्यूजन है ना, होगा ही, इसीलिए मैंने बोला था इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए, एक एक्सरसाइज गुरुजी ने यहाँ पे दिया है इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि देयर इज नथिंग लाइक नाउ मोमेंट। ऐसे कोई चीज़ होती नहीं है फिजिकल डायमेंशन में जिसको आप वर्तमान बोल रहे हो। क्यों? तो एक एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ और आपको पूरा समझ में आ जाएगा गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। काउंट 1 to 5 विथ अ 1 second इंटरवल बिटवीन ईच नंबर। तो आप आंखें बंद कीजिए और मैं काउंट करती हूँ और आपको बस बाद में इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हो गया, खत्म। इन दीज 5 seconds विच वॉज माई नाउ मोमेंट। अब इन 5 सेकेंड में मेरा वर्तमान कहाँ पे था? क्योंकि जैसे मैंने 1 का उच्चार किया, दूसरा लाइन में आ गया, जैसे मैंने दूसरा उच्चार किया, पहला भूतकाल बन गया और तीसरा ऑलरेडी वेटिंग है, दूसरा पास हो रहा है। इतना टाइम ऐसे निकल रहा है, तो आप नाउ मोमेंट को पकड़ोगे कहाँ पे? है कहाँ? वो फ्लीटिंग मोमेंट है जो आपके हाथ में ना आने से रहा। तो जिस नाउ की लोग बात करते हैं, जिस वर्तमान की लोग बात करते हैं, वो है कहाँ? कहाँ पे ढूंढेंगे इसको? कहाँ पे पकड़ेंगे इसको? कुछ समझ में आ रहा है? वापिस ध्यान से सुनिए। बिकॉज द मोमेंट आई से 1, it becomes past and 2 is moving in to take its place. When I come to 3, the 1 and 2 have already become the past and 4 and 5 which are my future are moving in with me. इतना वो कंटिन्यूअस ये झरना है। अब पानी जब कहते बहता है, आपको ये ना सेंटेंस याद होगा कि सेम पानी नहीं बहता है, भले हमें लगता है पानी बह रहा है, कितनी जल्दी अभी देखा हुआ पानी वहां तक पहुंच गया। तो वर्तमान का पानी कहाँ गया? कहाँ है वर्तमान का पानी? एग्जैक्टली टाइम भी ऐसा ही है, झरना है, बह रहा है। वहां पे ऐसी एक भी चीज नहीं है जो कि नाव करके आप पकड़ सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। I can't seem to enjoy the great now moment. अब इतने जल्दी में निकलते हुए समय में मैं मेरा वर्तमान क्षण कहाँ पे पकड़ूंगी? कहाँ है मेरा नाउ मोमेंट? कहाँ है मेरा वो वर्तमान क्षण? Because every moment is becoming my past and the future is relentlessly moving me down without respite. तो मेरे उस बात को जानने से पहले ही प्रेजेंट निकल रहा है और वो पास्ट बनता जा रहा है और फ्यूचर जो है मेरे ऊपर धमाधम से गिरने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आके तैयार है। टाइम ही नहीं है ऐसा कोई वर्तमान जिसको आप पकड़ सको या कह सको कि यस आई वॉज इन द नाउ मोमेंट। बिफोर यू इवन से दैट मोमेंट हैज ऑलरेडी बिकम पास्ट। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि
यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और वो परसीव किस तरह से करता है, इस परिस्थिति का अंदाज़ा किस तरह से लेता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा नाव कहाँ है और उसको कैसे पकड़ना है। Hence, how do I follow the magical advice given to me and enjoy the now when every moment is turning into the past in the blink of an eye? तो मैं इस महान सलाह को कैसे प्रैक्टिस करूं कि बी इन द नाउ, जबकि मैं ये बोलते हुए ही मेरा नाव खिसक के आगे जा रहा है और मेरा फ्यूचर प्रेजेंट बन के वापस उसका पास्ट बनता चला जा रहा है। कंटिन्यूअसली टाइम इज फ्लाइंग, उसको पकड़ने की ताकत हमारे में नहीं है। उसको नाव में पकड़ने की आप क्या करोगे? आप बोलोगे रुक जाओ करके, फ्यूचर नहीं आना। आप क्या ये बोलोगे ये पास्ट नहीं नहीं, ये तो इसको मैं यहीं पकड़ूंगी, पास्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कर रही हूँ तब भी टाइम इज टिकिंग, एवरीथिंग इज एडिंग टू द पास्ट। मेरी बातें ऑलरेडी पास्ट हो गई है पिछले जितने भी सेंटेंसेस है, और मेरा ये शब्द बाहर आते आते दूसरा शब्द आपके कान तक आ जाएगा। तो कहाँ है ये नाउ मोमेंट? एंड आई एम नॉट सपोज टू लिव इन द पास्ट। हाउ डू आई hold up the future when it's coming to me like a tsunami thick and fast? तो ये कितनी मुश्किल बात हो गई कि मुझे पास्ट में नहीं जीना है और मुझे फ्यूचर को पकड़ के रखना है। जो फ्यूचर सुनामी की तरह कंटिन्यूसली मेरी तरफ आ रहा है, उसको रोकने की ताकत मेरे में है या नहीं है? एग्जैक्टली परिणीति, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। अब इसमें भी एक पल में कैसे जिंदगी बिताएं? तो लेकिन ये सत्य है कि आने वाला पल बोलते बोलते चला गया, और जो आप नाउ बोल रहे हो वो एक्चुअली फ्यूचर का पल आ गया है आपके पास। इतनी जल्दी ये टाइम की कंसेप्ट बदलती है हमारे माइंड में, तो हम इस सारे भंवर में, इस सारे फास्ट मूविंग टाइम में वर्तमान को पकड़ के कैसे रखें? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉस्मेटिक स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी बोलते हैं ये बड़ी बड़ी बातें, यानी फिलॉसफी को एक अलंकारिक फिलॉसफी, एक अलंकारिक आध्यात्म बना देते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन यूजलेस, इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही प्रभावी लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए उतना ही बेकार, उसका कोई यूज नहीं है किसी को भी। लेकिन ऐसी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं ना, तो ये बातें बहुत ज़्यादा झाड़ते हैं लोग प्रवचन में, इसमें उसमें, कि वर्तमान में जीना सीखो, पास्ट में मत रहो, फ्यूचर को आने मत दो। ये बोलने की बातें हैं। तो ऐसी अलंकारिक, यानी जब ऊपरी ऊपरी दिखावटी जो आध्यात्म है उससे बचिए, क्योंकि इससे कुछ काम नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको भी असल अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है तो एनीवे ऐसी कॉस्मेटिक स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, प्रैक्टिस नहीं करना रहता है, सिर्फ सुनना रहता है और छोड़ देना रहता है। अच्छा लगा, हाँ अच्छा व्यू है, चलो कल किसी और का प्रवचन सुन लेंगे, परसों किसी और का लेक्चर अटेंड कर लेंगे। हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें तो बस सुनना है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला अध्यात्म बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन जो सच में अध्यात्म करना चाहते हैं, यानी कि सच में उस नाउ मोमेंट को खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, उनको कुछ अलग अप्रोच चाहिए रहेगा। So on the surface everything sounds great and seems perfect, but scratch a little deeper and you realize it's only words without meaning. तो ये जो दिखावटी अध्यात्म है, इसकी थोड़ी सी सतह कुरे दो, आपको नजर आएगा कि कितना खोखला है ये ज्ञान। इसका किसी को कोई यूज नहीं है, बस सुनने में अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा ना, ह्यूमन बीइंग का स्वभाव ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें उसके प्रभावित करती, क्योंकि अंदर से उसे पता रहता है कि वो ये कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए लुच्चे लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके आपको भ्रम में डाल के आपका खूब फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन जो करते हैं, इसीलिए अध्यात्म में प्रदर्शन को मना किया है, क्योंकि प्रदर्शन करके आप सिर्फ लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं,
उनको प्रोत्साहित आप कितना कर पाते हैं वो अलग बात है, क्योंकि तमाशा देखने के लिए ही यहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगती है। सच में वो हुनर सीखने के लिए कितने लोग आते हैं आगे, बहुत कम, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। और गुरुजी जो सिखाते हैं वो प्रैक्टिस वाला अध्यात्म है, जहाँ पे आपको वो हुनर सीखना पड़ेगा और गुरुजी तो वो हुनर डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो सच्चे अध्यात्म के जो आस रखते हैं उनके लिए ये टॉपिक ज़्यादा सूटेबल है। सो नाउ देर इज नो प्रेजेंट, मस्ट लिव इन द पास्ट एंड फील मिजरेबल। तो अब प्रेजेंट तो है नहीं हमारे हाथ में, तो हम क्या करें, पास्ट में ही जिए और उतने ही दुख से जाएं? नो, माई ऑब्जेक्ट इज नॉट टू लीव यू कंफ्यूज्ड एंड bewildered जस्ट बिकॉज द ग्रेट नाउ मोमेंट हैज बिकम अ मिथ। जी नहीं, गुरुजी को आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रखना है। ये वर्तमान एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस वर्तमान क्षण की कोई वजूद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ना इसके आगे कोई सत्य नहीं है। हाँ, ये मिथ जरूर है कि वर्तमान में रहो, क्योंकि वो वर्तमान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन इसके आगे भी एक सत्य है। I merely intend to describe the true nature of time, its relativity and its intimate connection to human life and in non-scientific manner। तो गुरुजी बोलते हैं यहाँ पे उन्हें समय की कुछ खास बातें हमें समझानी है, जैसे रिलेटिविटी का सिद्धांत है, सापेक्षतावाद जो है, समय को नॉन साइंटिफिक वे में इतना अच्छा मैंने आज तक किसी को समझाते हुए नहीं देखा। हैट्स ऑफ टू गुरुजी। जब मैंने दोपहर को मैं बात कर रही थी उनसे, तो इतने इजीली उन्होंने इतना कठिन टॉपिक मुझे समझा दिया, जो शायद मैंने अपने आप से पढ़ के मेरे दिमाग में कुछ गुस्सा था, ये मैं कह नहीं सकती। ये इस टॉपिक को ही मैंने छोड़ दिया था जब भी मैंने अमृत पढ़ा था ऊपर से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही मेरे दिमाग से समझ से बहुत आगे थी। तो गुरुजी यहाँ पे हमें समय के सापेक्षतावाद को ज़्यादा हेवी साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से न समझाते हुए हमें जिस तरह से समझ में आएगा उस तरह से समझाना चाहते हैं। वी ह्यूमन्स अंडरस्टैंड टाइम इन अ लीनियर मैनर, यानी हम लोगों को समय एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझ में आता है, यूनिडायमेंशनल, यानी एक ही डायमेंशन की तरह हमें समय समझ में आता है। यानी सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, एक के बाद एक, लीनियर, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है। दिस नोशन ऑफ टाइम इज रीइंफोर्स्ड बाय द फैक्ट दैट प्लैनेट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस गिविंग अस डे एंड नाइट। और इस बात को और अच्छे से हमें भ्रम में भी डालती है, वो है अर्थ का अपने आसपास घूमना, क्योंकि उससे दिन और रात तैयार होते हैं। तो हमारे मन में समय का कंसेप्ट तैयार हो जाता है कि आज का दिन गया, आज सोमवार गया, कल मंगलवार होगा, क्योंकि आज सूरज उगा है तो आज दूसरा दिन है। इस तरह से समय का जो कंसेप्ट है वो हमें दिन और रात से आता है, और क्योंकि हम सोच भी उसी तरह से सकते हैं तो हमें समय एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, एक लाइन में जाता हुआ, सुबह से रात तक एक के बाद एक फेजेस में पास होता हुआ। This notion of time is reinforced by the fact that planet Earth rotates on its axis, giving us day and night, and revolves around the sun in 365 days, giving us the concept of a year। तो दिन और रात से हम समय मेजर करना शुरू करते हैं और साल के हिसाब से हम समय का अंदाज़ा रखते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं। तो आज मेरी उम्र अगर 49 ईयर्स है तो मुझे पता है कि 49 ईयर्स का समय मैंने पृथ्वी पे बिताया है। एक दिन रात करते जोड़ते हुए एक साल के 365 डेज हो गए, उस तरह से मेरे लाइफ के 49 ईयर्स हो गए। तो इस तरह से हमें एक लाइन में ही समय को हमारी क्षमता उतनी है, हम समय को ऐसे ही समझ सकते हैं। हेंस वी मेजर टाइम इन डेज एंड ईयर्स। दिस ऑफ कोर्स इज फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट दैट ह्यूमंस हैव अ लाइफ स्पैन इन फिजिकल फॉर्म। यही एक चीज़ नहीं है जो हमें समय का कंसेप्ट देती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी उम्र 49 ईयर्स है। ये मैं क्यों रखना चाहती हूँ हिसाब, क्योंकि
एक जीवन में मुझे इतने ही साल मिलेंगे, इसलिए मैं हिसाब रख रही हूँ। अगर मैं अमर हो गई तो मैं क्यों हिसाब रखूं टाइम का? आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम टाइम के कंसेप्ट में इस जाल में उलझते जाते हैं। पहले तो दिन रात हमें ये भ्रम देते हैं कि समय जा रहा है, फिर हम उसे कैलकुलेट करना सीखे तो साल हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हमारी लाइफ स्पैन, हमारी उम्र के हिसाब से भी हमें ये पता चलता है कि इतना समय बीत गया। तो एक इंसान के लिए टाइम का कंसेप्ट बहुत अलग हो जाता है। This of course is further compounded by the fact that humans have a lifespan in physical form. आप इमेजिन तो कीजिए कि हमें अगर मृत्यु ही नहीं थी, हम अमर होते, तो कौन इतना हिसाब लगाता है कि मैं कितने साल का हूँ। तो एक लाइफ टाइम होने के कारण ये सारा हिसाब हम जोड़ते जाते हैं। बट दिस seeming movement of time from past to future is only in the physical dimension. ये एक सबसे बड़ा सत्य है कि यहाँ पे 7 सप्तलोक है, 7 डायमेंशंस है। उसमें से भूलोक यानी पृथ्वी, उसको फिजिकल या भौतिक जगत का जगत में, भूलोक में या फिजिकल डायमेंशन में टाइम पास्ट फ्यूचर इस तरह से पास होता हुआ दिखता है। इट्स मूविंग फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, सिर्फ इसी डायमेंशन में। बाकी और डायमेंशन में समय की कंसेप्ट और अलग है। यहाँ पे पृथ्वी रोटेट होती है, हमारा जीवन अक्रम आगे बढ़ता है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो एक साल का हमें एक कहते हैं ना, एक पैरामीटर या एक मेजरिंग ये मिला है समय को नापने के लिए। तो इसके कारण पृथ्वी या भूलोक पे हम टाइम पास्ट और फ्यूचर में मेजर कर सकते हैं कि मैंने 49 ईयर्स आर माई पास्ट। आगे के मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास्ट में इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल देखे हैं। तो इस तरह से भौतिक जगत में या भूलोक में टाइम की कंसेप्ट हम इस तरह से मेजर करते हैं। ऑल अदर डायमेंशंस विच आर इन द रेल्म ऑफ स्पिरिट हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ टाइम विच इज नॉन लीनियर। दूसरे डायमेंशंस में यानी स्पिरिट रेल्म्स में यानी आत्मा के लोकों में, जहाँ पे भौतिक शरीर नहीं होता है, शरीर सिर्फ भूलोक में होता है, तो बिना शरीर की अवस्था में कितने सारे और लोग हैं। वहाँ पे समय का कंसेप्ट हमसे बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ पे कोई पृथ्वी नहीं है जो दिन रात में घूम रही है या सूरज के इर्द गिर्द घूम के एक साल का समय उसे लगता है। तो वहाँ पे समय पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, लीनियर नहीं है। तो वहाँ पे कैसे समय नापते हैं? इवन इन द फिजिकल वर्ल्ड time is relative as proved mathematically by the brilliant scientist of 20th century. अब हमारे भी कितने साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने ही रिलेटिविटी की थ्योरी को प्रूव किया है कि टाइम की कंसेप्ट माइंड में है। अगर आप किसी चीज में एनग्रॉस्ड है, आपको समय का पता नहीं चलता है। उसी वक्त आप अगर एगनी में है या हरी में है तो आपको लगता है कितना समय जल्दी जल्दी जा रहा है। तो इस तरह से एक्चुअली माइंड की कंसेप्ट यहाँ पे है, आउटसाइड नहीं है। और ये मैथमेटिकली ये सापेक्षतावाद पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। बट साइंस हैज इट्स लिमिटेशंस इन द इंटेलेक्ट, हेंस द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम इज नॉट कंप्लीटली क्लियर टू अस ह्यूमन। लेकिन विज्ञान की भी एक कहते हैं ना लिमिटेशन है, उसके आगे वो भी नहीं जा सकता और मनुष्य को अपने लेवल की बुद्धि के लिए भी इससे और आगे समझना भी बहुत मुश्किल है। I will endeavor to explain this slightly difficult concept in simple spiritual words and without mathematical proof, so use a bit of intuition along with your intellect। तो गुरुजी की ये कोशिश है यहाँ पे कोई भी हेवी साइंटिफिक शब्द या कंसेप्ट्स का प्रयोग न करते हुए हमें समय की कल्पना को अच्छे से समझाने का। इसीलिए वो हमसे एक कहते हैं ना, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुद्धि के साथ साथ आपके इंट्यूजन यानी आपके अंतरात्मा की आवाज को भी आप सुनिए, क्योंकि बुद्धि जहाँ पे खत्म हो जाती है वहां से अंतरात्मा की प्रेरणा शुरू होती है। तो उस अंत प्रेरणा को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे जागरूक रखिए, सिर्फ बुद्धि से समझने की कोशिश ना कीजिए। What we call past, present and future actually exist simultaneously in what I call
इन वॉट आई वुड लाइक टू टर्म द ग्रेट इटर्नल। तो गुरुजी बोलते हैं हमारी बुद्धि को जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस तरह से समय समझ में आता है, वो एक्चुअली एट अ टाइम, अब हमारे लिए एट अ टाइम एक ही चीज एग्जिस्ट करती है। वैसे ग्रेट इटर्नल यानी इस पूरे कॉस्मोस को अगर हम कंसिडर करें तो वहां पे सारी चीजें एक साथ इकट्ठी एग्जिस्ट करती है, यानी एक साथ वहां पे फ्यूचर भी है, वहां पे वर्तमान भी है और वहां पे पास्ट भी है। एक साथ आप पूरी स्केल देख सकते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जहां पे हमारा व्यू बहुत क्लोज हो जाता है, एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो ये फर्क है। तो ग्रेट इटर्नल यानी जब आप कॉस्मोस में बहुत दूर जाते हैं तो समय बहुत अलग, स्पेशली भौतिक जगत से दूसरे रेल में जाते हैं तो समय की कंसेप्ट बहुत अलग तरह से हमें फील होती है। जैसे पृथ्वी लोक पे फील होती है, उससे बहुत अलग तरह से वो फील होती है। The past, present and future all coexist harmoniously and simultaneously in one point of time for all times to come। अब ये स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको ना एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि टाइम यानी कांस्टेंट है, एक स्केल है जिस पे सब कुछ एग्जिस्ट करता है, शून्य से लेकर उसकी लास्ट जो डिजिट है एक साथ एग्जिस्ट करता है, एक समय में एग्जिस्ट करता है। अगर शून्य हमारा पास्ट है और मिडिल हमारा प्रेजेंट है तो एंड 30 जो एक फीट में 12 इंचेस होते, तो 12 आंकड़ा भी वहीं पे मौजूद है स्केल में। सब कुछ एक साथ इकट्ठा मौजूद है। लेकिन ये मैं इसलिए देख पाती हूँ क्योंकि स्केल मैंने एक डिस्टेंस पे रखी है जहां मुझे 0 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा एक साथ दिखाई पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि भूलोक में ये जो स्केल है वो यहाँ पे आ जाती है, तो आई कैन ओनली सी वन डिजिट, वन स्मॉल मिलीमीटर एट अ टाइम। तो मेरे लिए 0 पास्ट बन जाता है और 12 मुझे दिखता ही नहीं है, जो कि मेरा फ्यूचर है। शायद इससे थोड़ा आपको क्लियर आ जाए, क्योंकि जिस आंकड़े को मैं देख रही हूँ बिल्कुल पास से, वहां से मुझे अंदाजा है कि 0 से लेकर यहाँ तक मेरा पास था, ये मेरा वर्तमान है, और 12 अभी आना है, वो मेरा फ्यूचर है। लेकिन वही व्यू अगर आप 10 फीट पीछे जाके देखें तो वो स्केल आपको पूरी तरह से नजर आएगी। तो ये जो ग्रेट वॉइड है, ये जो कॉस्मोस है, ये हायर कॉन्शियसनेस के लिए किस तरह से दिखता है वो यहाँ से समझ में आएगा आपको। तो हमारे उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि टाइम की कंसेप्ट कैसे बदलती है जब थोड़े डिस्टेंस से आप इसको देखना शुरू करते हैं। लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड में हमें कभी भी एट अ टाइम 0 to 12 पूरी स्केल नहीं नजर आएगी। वो क्षमता हमारे माइंड में और है ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुई है, तो हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आगे देखते हैं गुरुजी क्या बोल रहे हैं। The reason why we humans perceive linear time is because the soul's lower mind, the mind that enjoys the 5 senses, creates desire and craves gratification, can only take one experience at a time। तो किस लिए हम ये पूरी स्केल नहीं देख पाते हैं? क्योंकि भौतिक जगत में हम लोअर माइंड से ऑपरेट करते हैं, हायर माइंड से नहीं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में 5 इंद्रियों से हम कार्य करते हैं और 5 इंद्रियां हमारे लोअर माइंड से जुड़ी है। तो ऑब्वियसली लोअर माइंड ज़्यादा डोमिनेंट होता है फिजिकल वर्ल्ड में, और इन पंचेंद्रियों से हम सीखते हैं, हम समझते हैं, हम अनुभव लेते हैं, और तभी तो हम इंसान के तौर पे काम कर सकते हैं। तो लोअर माइंड से ऑपरेट करते करते हमें पंचेंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है, और पंचेंद्रियों को एट अ टाइम एक ही अनुभव आ सकता है। जैसे मैं अगेन एग्जाम्पल देती हूँ, ये सारे एग्जाम्पल गुरुजी ने दिए हैं, मेरी इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं इतना सोच सकूँ, ये सारे उनके एग्जाम्पल है। आप 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो एक चीज़
पे ही आपका ध्यान शिफ्ट हो जाता है। आप दोनों चीज़ों पे बराबर ध्यान नहीं दे सकते। ये इसीलिए गुरुजी बोलते हैं लीनियर थिंकिंग है हमारा, क्योंकि एट ए टाइम हम सब कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो एक मूवी देख रहे हैं आपका ध्यान अगर मूवी पे है तो आप साथ में पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो आपको पॉपकॉर्न का टेस्ट नहीं फील होगा, आप बस मैकेनिकली उसको ठूसे जाएंगे। अगर मूवी बोर है, आपका ध्यान पॉपकॉर्न पे आएगा और आप उसका स्वाद लेना शुरू करोगे। तो एट ए टाइम एक ही एक्सपीरियंस। अगर आप गाना सीख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं और बहुत तल्लीन हो गए हैं, उस वक्त अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको एक ही चीज़ एट ए टाइम आप कर सकते हो। या तो आप पढ़ सकते हो पूरा ध्यान देके, या फिर गाना सुन सकते हो। आधा अधूरा नहीं तो हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। इतना ही क्या, इससे आगे जाके गुरुजी ने बोला है एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही इमोशंस को फील कर सकते हैं। आपको एक साथ 4 इमोशंस भी फील नहीं होंगे। आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप गुस्से में हैं तो आपको जॉय नहीं फील होगा, आप गुस्से में तो आपको सैडनेस फील नहीं होगा। अगर आप सैड हैं तो आपको जेलसी नहीं फील होगी। अगर आप जेलस है तो आपको ना प्रेम नहीं फील होगा, क्योंकि ये भावनाएं भी एक ही साथ हम फील नहीं कर सकते। ये हमारा लिमिटेशन है, इसीलिए हम पूरी स्केल को एक साथ परसीव नहीं कर सकते। एक क्षण को ही हम देख सकते हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और पिछला जो है क्योंकि वो हम जी चुके हैं, वो हमारे मेमोरी में है, हमारे अनुभव में है, इसीलिए हमें उसकी अनुभूति है। फ्यूचर की अनुभूति हमें कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे, अगर आप दूसरे डायमेंशन से देखेंगे तो सब कुछ प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको ब्लूप्रिंट की कल्पना गुरुजी ने अच्छे से सिखाई, यहाँ पे आने से पहले ही सब कुछ निश्चित है। मेरा पूरा फ्यूचर भी लेट डाउन है, लेकिन उसमें से जाते हुए जो पोटेंशियल्स में लूंगी, रास्ते जो अलग अलग लूंगी, वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे भी गुरुजी ने एक बहुत सुपर्ब एग्जाम्पल दिया है गूगल मैप का। अब आप आपके घर से कोई डेस्टिनेशन डालते हैं और गूगल मैप ऑन हो जाता है, वो एक ही रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपके पास चॉइस होता है कि आपको लगे कि वहां पे ट्रैफिक जैम है तो आप दूसरा मोड़ लेके, जैसे आप दूसरा मोड़ ले लेते हैं गूगल मैप रीराउट हो जाता है। हमारी डेस्टिनी बिल्कुल ऐसे काम करती है। इतने सारे रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, गूगल मैप की तरह आपका ब्रेन काम करता है कि ये रास्ता मुझे पकड़ना है, लेकिन उस रास्ते में भी लास्ट मिनट आप मोड़ लेके दूसरे रास्ते को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे गूगल मैप दूसरा रास्ता एक्टिवेट कर देता है। और ये सारे रास्ते एट ए टाइम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम रोज तो ट्रैवल करते हैं। ऐसे पैरेलल कॉन्करेंट कितने सारे पॉसिबिलिटीज हमारे जीवन में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मन से हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम सारे रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकते। सो जिस रास्ते पे जाएंगे वो गूगल मैप की ब्लू लाइन वहां से आगे आगे आपको लेके जाएगी। जहां से आप टर्न मारते हैं गूगल मैप रीराउट करके आपको उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा जो निश्चित है पहले से ही, यहाँ पे आने से पहले से ही। रास्ते हम अपने विजडम से चूज करेंगे और हर रास्ते का कम ज्यादा खट्टा मीठा अनुभव हम एक साथ लेते जाएंगे। तो कंसेप्ट हमारा क्या है, हमने एक ही जीवन जिया, लेकिन एक जीवन नहीं था, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से हमने एक लाइन चूज की, और वो भी आप बदल बदल के उसी गंतव्य तक बराबर पहुंच सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंसेस कम ज्यादा होंगे। तो आई थिंक दिस ऑल्सो मेक्स इट क्लियर कि कैसे हमें लगता है कि हम एक ही जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज का हमें अंदाजा नहीं आता। उसी तरह से, और निश्चित भी है, हमारे यहाँ पे जन्म लेने से पहले ही हमारा पूरा लाइफ स्पैन निश्चित है। उसी तरह से ग्रेट वॉइड में सब कुछ पहले से ही एग्जिस्ट है। वो बड़ा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा इंडिविजुअल ब्लूप्रिंट है, वो पूरे कॉस्मोस का ब्लूप्रिंट है जो ग्रेट वॉइड में रिफ्लेक्ट करता है कि इसीलिए गुरुजी ने ये वाक्य बोला है ना, लेट मी गो टू दैट सेंटेंस।
great eternal, that is the past, present and future of entire cosmos, all coexist harmoniously and simultaneously in one point of time for all times to come. तो जैसे ये कॉस्मोस का भविष्य, ये पूरे यूनिवर्स का भविष्य, ये पूरे ब्रह्मांड का भविष्य हमारे सामने है ब्लूप्रिंट, लेकिन उसमें भी ऐसे कॉन्करेंट पर्याय हैं। फ्यूचर में जितना हो गया वो कॉन्क्रीट होके वो फिक्स हो गया है, और इस तरह से सब कुछ एक साथ एक समय में सारे समय के लिए एग्जिस्ट करता है। थैंक यू गुरुजी, फाइनली आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू हैव अंडरस्टूड, एंड थैंक्स टू you all for pushing me hard to understand few things which otherwise I would have, क्योंकि इससे ये न जानने से भी मेरे को क्या फ़र्क पड़ता था, तो ये मैंने जैसे ऑप्शन में डाल दिया था एग्ज़ाम के लिए। आप सबके कारण आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने थोड़ा पुश किया और गुरुजी से इस बात को मैंने समझने की कोशिश की। तो अब क्लियर हो गया कैसे सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है हर समय हमारे ब्लूप्रिंट की तरह। ओके, और भौतिक जगत में इंसान को ये समय पता नहीं चलता, ये फैक्ट अंदाजा नहीं आता, क्योंकि उसका लोअर माइंड उसे एक क्षण में सिर्फ एक ही चीज समझने की सहूलियत देता है। इसीलिए हमें एक के बाद एक ही अनुभव करना पड़ता है, एक साथ सारे अनुभव नहीं आ सकते। इसीलिए एक साथ पूरा का पूरा भविष्य हमें दिखता नहीं है, एक साथ पूरा ब्लूप्रिंट हमें दिखता नहीं है। एक के बाद एक स्टेप्स लेके हम अंदाजा ले सकते हैं। Hence the lower mind is only capable of feeling that one moment of joy, happiness, pain, hate, love, jealousy, fear or sadness, and this happens sequentially or one after the other। तो एक बार में सिर्फ एक ही चीज, इतना ही हमारा दिमाग समझ सकता है और इतना ही वो अनुभव कर सकता है। मल्टीपल अनुभव वो एक साथ नहीं कर सकता। आपको एक छोटी सी मैं एक्सपेरिमेंट देखती हूँ, क्योंकि हमारे कुकिंग में ना कितने सारे मसाले जाते हैं। आप जब खाते हो तो सबका एक मिलके एक स्वाद आता है। अगर आपको कोई कहे कि इसमें से हर एक स्वाद को अलग अलग फील करना है, तो आपको सोचना पड़ता है कि इसमें वो समझने की काबिलियत नहीं है। मिक्स्ड एक्सपीरियंस हमें समझ में नहीं आता है। एक वक्त सिर्फ एक ही चीज़ हमें ध्यान में आती है, तो सॉल्ट है कि नहीं यही पता चलेगा। मसाले के ऊपर ध्यान जाएगा तो मसाला कितना है पता चलेगा। इसमें मिठास कितनी है तो वो अलग से आपको पहचाननी पड़ेगी। आपको एक साथ हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं आएगा, वो माइंड की लिमिटेशन है। And this happens sequentially or one after the other. Also, the thought process of the lower mind suffers from the same handicap. हमारी सोच भी इसी लिमिटेशन से गुजरती है, इसीलिए एट ए टाइम सिर्फ एक थॉट आता है। हाँ, स्पीड बहुत है, इसीलिए एक के बाद एक ही थॉट आएगा। एट ए टाइम केओस नहीं रहता है, नहीं तो माइंड फ्रीज हो जाता है। इतने सारे थॉट्स आ गए तो वो सोच ही नहीं सकता। तो थॉट्स भी हमें एक के बाद एक ही आते हैं, इमोशंस भी हमें एक के बाद एक ही आते हैं, अनुभव भी हमें एक के बाद एक ही आते हैं। एट ए टाइम सिर्फ एक चीज़ को एनालिसिस करने की और एक्सपीरियंस करने की सहूलियत ये लोअर माइंड देता है। ऑल्सो इट विल थिंक वन थॉट आफ्टर अनदर कंसिक्यूटिवली रादर देन नो ऑल इंफॉर्मेशन एट वंस। तो एक साथ सब कुछ समझ में नहीं आता है, एक के बाद एक चीज़ ही हमें समझ में आती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हमारे दिमाग में नहीं जाती है। लेक्चर में भी एक एक मुद्दा अलग अलग समझाना पड़ता है, एक साथ हम समझा भी नहीं सकते हैं। एक बार में एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड आएगा, नहीं तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी वो, और हमारे समझ में भी नहीं आएगी। तो इस तरह से टाइम का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत अलग है और यूनिवर्स के लिए बहुत अलग है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जब हम दूर जाते हैं अपने इस लोअर माइंड से, जब हम हायर माइंड की तरफ जाते हैं, तब ये कंसेप्ट हमें क्लियरली समझ में आएगा
लोअर माइंड के तो बस की बात ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना, स्केल के 0 to 12 देखने के लिए दूरी पे खड़ा रहना पड़ता है, वैसे ही इस ग्रेट इटर्नल वॉइड को, जिसमें हर पॉसिबिलिटी हर समय एग्जिस्ट करती है, समझने के लिए हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में उतरना पड़ेगा। इस सिंपल माइंड से वो कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? नहीं आ सकता। Since we are entirely dependent on the lower mind for our human existence, each experience becomes the past as soon as it is felt and recorded by the subconscious mind. देखिए कि इससे ज़्यादा और सिंपल करके कोई नहीं समझा सकता टाइम की या समय की कल्पना को। तो हमारा पास्ट क्या है? एक चीज़ जिसको हमने अनुभव किया, जैसे ही वो अनुभव रिकॉर्ड हो जाता है सबकॉन्शियस में, वो पास्ट बन जाता है। एंड द सबकॉन्शियस बीइंग अ डेटाबेस विदाउट एन इरेज बटन, इट स्टोर्स ऑल एक्सपीरियंसेस। और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो डेटाबेस है, तो हर एक्सपीरियंस वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए हमें पास्ट के इंसिडेंसेस या मेमोरीज क्रिएट हो जाते हैं। इसमें भी एक थोड़ी सी कहते हैं ना डिफरेंस है। मेमोरीज सारी की सारी हमें याद नहीं रहती है, बहुत सारी मेमोरी अपने आप डिलीट हो जाती है समय के साथ। वो रैम मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। वो मेमोरी जिसको फीलिंग्स या इमोशंस का अनुभव है, वो सबकॉन्शियस में चिपक के रह जाती है और वो बहुत स्ट्रांगली हमें याद रहती है। हर कुछ याद रखने की क्षमता हमारे ब्रेन को नहीं है। तो मेमोरी भी अगर इमोशंस से लिंक्ड है तो ही याद रहेगी, नहीं तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, इसमें से कितना तो आपको कल याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन डिलीट होती जाती है। जिसको अनुभव का बैकिंग मिल गया, जिसको एक्सपीरियंस का या फिर इमोशंस का बैकिंग मिल गया, सिर्फ वही मेमोरी हमें याद रहती है। और तब हम कह सकते हैं 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन बीच का कुछ याद नहीं आएगा। डे टू डे डिटेल्स आपको याद नहीं आएंगे, क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी का। हाँ, आप सुबह में क्या ब्रेकफास्ट किया है आपको आज याद रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद आपको ये याद नहीं रहेगा। तो मेमोरी और सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्डिंग ये अलग अलग लेवल पे होता है। हर मेमोरी सबकॉन्शियस में स्टोर नहीं होती है। ये भी एक बात गुरुजी ने मुझे समझाई थी। This combined with your memory function will give you the impression of past और past event. अब जब ये सब अंदर याद रह जाता है तो हमें पता चलता है कि ये पास्ट था, कि पास्ट में ऐसे ऐसे हुआ था, पास्ट में ऐसे ऐसे हुआ था। अगर वो इरेज पूरी तरह से हो जाए तो हमें पास्ट की कोई मेमोरी ही नहीं ना रहे। अगर ये एक्सपीरियंसेस हमारे हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड ना हुए तो हमें पास्ट की कोई कल्पना ही नहीं रहेगी, कोई याद ही नहीं रहेगी। क्योंकि same in the case with your thinking process in the waking state. The moment you think a particular thought, it becomes the past. ऐसे ही हमारे कल्पना शक्ति के बारे में भी, जैसे कोई कल्पना या कोई विचार आता है, जैसे वो चला गया वो पास्ट का हिस्सा बन जाता है। The moment you think a particular thought, it becomes the past and another is taking its place. और ये इतना जल्दी जल्दी होता है कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो एक पास्ट बन रहा है दूसरा एंट्री कर रहा है। इसीलिए नाव नाव करते हुए हमें वो नाव मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो इस जग की बात ही नहीं है। जिस नाव को ये साधु संत बोलते हैं वो लोअर माइंड के परसेप्शन के बाहर की चीज है, उसको वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको वो परसीव ही नहीं होता है। The only difference here is that superficial thoughts or ones without associated emotions are erased easily. जैसे मैंने कहा, सुपरफिशियल जो थॉट्स होते हैं या मेमोरीज होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जिनको इमोशंस का बेस नहीं होता। बट दैट स्टिल डज नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम दिस इल्यूजन ऑफ लीनियरिटी। लेकिन उससे भी हम इस भ्रम से बच नहीं सकते जो हमें चीजें एक के बाद एक होने का भ्रम पैदा करती है। हम उसको इकट्ठा एक साथ नहीं देख सकते। हमें ऐसे ही लगता है कि हम ये जी रहे हैं, ये पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर अभी आने वाला है, जबकि ये सारा एक साथ एग्जिस्ट करता है
हमारे ब्लूप्रिंट में और इन ग्रेट वॉइड एवरीथिंग एग्जिस्ट, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एट अ मोमेंट हम एक ही चीज का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसी मोमेंट की स्मृति और इसी मोमेंट का अनुभव मिलता है, भले ही आगे कितना भी कुछ घट रहा हो वो अभी हमें फील नहीं होगा। हाँ, similarly the lower mind awaits the next experience which comes next in the line, which we call our future, and the anticipation of our future is our anxiety। तो माइंड को भी ये एप्रीहेंशन रहता है कि अच्छा ये थॉट गया, अब क्या होगा, तो ये अब क्या होगा बिकम्स द एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, कि इसके आगे क्या, ये तो निकल गया, अभी क्या आएगा, अभी कौन सा थॉट आएगा, या अभी कल क्या होगा। तो धीरे धीरे वो एप्रीहेंशन या एंजाइटी अबाउट फ्यूचर बन जाता है। नाउ इन द ग्रेट इटर्नल, ये तो हुआ हमारे लेवल की बात। अब ग्रेट इटर्नल में all these experiences and all the thoughts of all the souls in the universe at all times are happening in one point of time simultaneously। तो ग्रेट इटर्नल ये बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं एक विचार कर रही हूँ, आप इमेजिन कीजिए पूरे धरती पे इतने विचार कर रहे हैं, शायद पूरे ब्रह्मांड में कितनी और लाइफ फॉर्म्स हो गई वो भी एक साथ विचार कर रहे हैं, और जो भी कुछ घट रहा है वो एक साथ एक समय में सब कुछ एग्जिस्ट करता है इन ग्रेट इटर्नल, यानी उस शून्य या फिर उस शून्य बोल सकते हैं या निरंतर बोल सकते हैं इसको। ग्रेट इटर्नल इज द ओनली प्रॉपर वर्ड यहाँ पे जो मुझे सूझ रहा है। मैं भी ब्लॉक हो गई हूँ, शायद किसी को सूझे कि इसको हिंदी में या अलग तरह से कैसे एक्सप्रेस करें कि ये जो ना शून्य ही बोल सकते हैं इसको, इसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है एट अ टाइम। Since creation and will happen in eternity are existing together suspended in perfect harmony, यानी आज तक जो भी कुछ हुआ है ब्रह्मांड में या इसके आगे जो भी कुछ होगा वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है इस वॉइड में, इस ग्रेट इटर्नल में, इस ना महान स्पेस में जहां पे एक साथ घट रहा है सब कुछ एक साथ। आई एम श्योर हाउ फ्रीकिंग आउट इज दिस ऑल। तो ये उस वक्त बहुत फ्रीकिंग लग रहा था, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, और शायद आपको भी ये समझ में आ रहा है कि ना जैसे एक स्केल हमेशा एग्जिस्ट करती है वो बन के ही आई है, वैसे ही हम एक क्षण में सिर्फ 1 मिलीमीटर को ही अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन जब ये ब्रह्मांड की निर्मित हुई उसी क्षण पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ तैयार हो गया और सब कुछ एग्जिस्ट करता है एक साथ। ये स्केल पूरी की पूरी बन के वैसे ही तैयार मिली थी या वैसे ही तैयार होती है। How freak out this is that? I'm sure at this point you are wondering why you are even reading all this when you all wanted was to forget the past of pain and not tense up about the future and enjoy little peace। गुरुजी बोल रहे कितना क्यों ऐसे अनादि आनंद, यस अनादि आनंद। I think this is the exact thing that depicts the मीनिंग ऑफ ग्रेट इटर्नल। तो इस अनंत में सब कुछ एट अ टाइम एग्जिस्ट करता है, और गुरुजी बोलते हैं कर रहा हूँ, और शायद आप बिल्कुल सिंपल चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पिछले जो दुख है उससे मैं कैसे बाहर आऊँ, और जो फ्यूचर का मुझे डर है उससे मैं ना कैसे ना फेस करूँ, एंड थोड़ी शांति जो मुझे चाहिए वो मेरे अंदर कैसे आए। जस्ट बेयर विथ मी अ कपल ऑफ मिनट्स मोर। तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो वहां तक जरूर पहुंचेंगे। वॉट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज यू कैन नॉट रिप ऑफ द पास्ट लाइक अ बैकपैक स्टक विथ वेलक्रो ऑन योर शोल्डर्स। तो गुरुजी बोल रहे जो भी आपके जीवन में आज तक घटित हुआ है उसको आप एक सर्जरी की तरह चॉप करके फेंक नहीं सकते। जैसे वेलक्रो से कुछ चिपका हुआ तो आप कैसे निकाल के फेंक सकते हैं,
आपके पास्ट को आप कहाँ से फेंकेंगे? वो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में पूरी तरह से रिकॉर्डेड और बैठा हुआ है, बिकॉज इट इज एज मच पार्ट ऑफ द नाउ एज दिस प्रेजेंट मोमेंट। और आपके साथ ही वो है। वो कहाँ है? पास्ट सब आपके साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है आज भी तो आप उसके प्रभाव में हैं। तो अगर पास्ट को हम ऐसे इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अनुभव की गठरी है जो आत्मा के साथ हमेशा रहेगी, तो आप उसको काट के फेंक नहीं सकते। आप बस एक चीज कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, ताकि उसके प्रभाव से आप मुक्त हो जाए। उस अनुभव से मुक्त नहीं होना है। उस अनुभव का जो प्रभाव हमारे मेंटालिटी पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे व्यक्तिमत्व पे जो आया है, उसको आप हीलिंग करके निकाल सकते हैं। ऐसे पास्ट को आप बरी नहीं कर सकते, उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकते आप। एंड सो इज द फ्यूचर विच हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द इन्यूमरेबल पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज। और फ्यूचर तो हम वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लिख के आए हैं, उसको कैसे हम निकाल के मिटा सकते हैं? तो जो निश्चित है वो तो होगा ही, तो फिर उसके बारे में इतनी एंजाइटी क्यों? एंजाइटी इसलिए आती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा। और यही कंसेप्ट अगर आप बदल दें तो आपको कभी भविष्य की इतनी चिंता नहीं होगी या टेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता है। यहाँ पे हम सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, स्कूल में आए हैं। तो कभी कभी हम हठी बच्चे तो थोड़ी डांट फटकार होती है, लेकिन बुरा कुछ नहीं होता है। तो बुरा क्या है, इस कंसेप्ट को ही आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो फ्यूचर की एंजाइटी है वो खत्म होगी। बुरा क्या होता है एक्चुअली? कर्म कट जाते हैं, का बोझ हल्का हो जाता है, अनुभव आ जाते हैं, आगे की गलतियां करने से हम सुधर जाते हैं। और एक अनुभव संपन्न, एक एजुकेटेड सोल तैयार होता है। तो उसमें बुरा क्या है? तो ये डरना छोड़ दीजिए कि बुरा, मृत्यु भी बुरी नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा हम ये मानते हैं ना मृत्यु का होना, तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि उतने समय में जितना काम करना था किया, बाकी वापस आके करेंगे। निरंतर है ये, अनादि अनंत है, सब कुछ बह रहा है एक पानी की तरह, कुछ भी यहाँ पे ठहरता नहीं है। और इसीलिए तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्यूचर के एप्रीहेंशन में रह के डरना बंद कीजिए, क्योंकि फ्यूचर लिखवा के लेके आए हैं। वो किसी भी शक्ति के परे है आपका भविष्य बदलना। हाँ, आपकी सूझबूझ से आप उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं। आपके धैर्य और ताकत से आप उसका इफेक्ट बहुत कम कर सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ बुरा घटित हुआ, या आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ परेशानी वाली बात थी। एक्चुअली माइंडसेट बदलने की बात है। पास्ट को हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि वो घटित हो चुका है, वो कॉन्क्रीट हो गया है अभी। तो उसको सिर्फ और सिर्फ हीलिंग से ही आप उसके जो उसका प्रभाव है उसको निकाल सकते हैं। मेमोरीज कोई इरेज नहीं कर सकता। अगर मेमोरीज इरेज हो गई तो इतना सीखना भी आपके हाथ में है। लेकिन डर, यहाँ पे आके डरने की जरूरत नहीं है। लर्न टू एडजस्ट, एक्सेप्ट, एकोमोडेट, फेस, दैट शुड बी योर आपका फॉर्मूला होना चाहिए फ्यूचर के लिए। क्योंकि जो दिखता नहीं है उसका अननोन का डर रहता है इंसान को, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे ना। अभी से क्यों डरे? जब सामने तो आएगा ना कभी वो फ्यूचर आंखों के सामने तो आएगा ना, तब मुझे परिस्थिति का बेटर अंदाजा होगा और मैं अच्छे से फेस भी कर पाऊंगी। तो पैनिक मोड में अगर मैं शुरुआत से रही तो एंड मौके पे भी मेरे हाथ से गलती हो सकती है। सो अलाउ द फ्यूचर टू कम टू यू एज अ प्रेजेंट एंड फेस इट एट दैट टाइम। तो वो एप्रीहेंशन कम कर दीजिए। और दूसरी बात, जो डर है कि बुरा होगा, कुछ बुरा यहाँ पे किसी का नहीं होता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। कहाँ पे थी मैं? हाँ, just because your lower mind cannot perceive all three stages together does not mean you cannot send the past to the shredder, defreeze the future and live happily ever after। क्योंकि हमारे मन को ये समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को नष्ट कर दो और फ्यूचर को डिफ्रीज कर दो कि वो आना ही नहीं है और इस नाव में ऐसे ही बैठ जाओ।
ये पॉसिबल नहीं। निरंतरता ये जीवन का अटल सत्य है। आप प्रेजेंट को रोक नहीं सकते, वो तो निरंतर बहती नदी है। जीवन एक नदी है, किसी के बस की बात नहीं है उसको रोकना। दिन या रात को रोक के दिखाइए, फिर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये नाउ क्या है, ये प्रेजेंट क्या है जिसको हमें पकड़ना है और जिसको हमें अपना वास्तव बनाना है, तो ये आगे आता है। You have to deal with the past, and probably the most sensible way of doing is that to heal the pain associated with those memories. जैसे गुरुजी ने कहा है कि आप उसको काट के नहीं फेंक सकते, उसको आप उपचार देके उससे जो दर्द है उठ रहा आज भी, उस दर्द को आप निकाल सकते हैं। बट द मेमोरीज विल रिमेन, आपके अनुभव, आपके सारे जो मेमोरीज है वो वैसे ही रहेंगी। You have to work on removing fear of the future because the future has already happened in the great eternal. तो फ्यूचर तो पहले से ही हो गया है, आपको बस चलना है। रास्ते बन चुके हैं आपके फ्यूचर के, आपको बस अब सामने देख के, नजर रास्ते पे रख के अपने बुद्धि और अपने विजडम यानी विवेक का उपयोग करके सही रास्ता चुनना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि रास्ते तो पहले से ही बने हैं। आप रुक नहीं सकते, आपको चलना तो पड़ेगा ही। आप ये नहीं बोल सकते कि आई डोंट विश टू लिव फ्यूचर और मैं हाथ पैर ही नहीं मानू, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कर्म करना और आगे बढ़ना ये मनुष्य का पहला धर्म है। You have to work on removing the fear of future because the future has already happened in the great eternal. Only thing that it will come to you as an experience sequentially because of the limitation of our lower mind. लेकिन वो जो ऑलरेडी जो घट चुका फ्यूचर है, यानी जो प्लान हुआ फ्यूचर है, वो हमारे सामने एक के बाद एक इंसिडेंसेस की तरह ही आएगा, क्योंकि हमारे माइंड की, लोअर माइंड की क्षमता ही है कि एक टाइम पे एक ही चीज उसको समझ में आती है। सो डोंट लेट कॉस्मेटिक स्पिरिचुअलिटी लल यू इनटू अ स्टेट ऑफ फॉल्स कंप्लीसेंसी। तो ये बड़े बड़े वाक्यों में आप खो ना जाइए, इन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल ना जैसे आपके जीने का मकसद ना बनाइए, क्योंकि वो इतने फॉल्स है, वो इतने कहते कच्चे हैं कि उससे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। Just because you divert your mind for few hours in your work or some form of entertainment by living in the false now, you will not emerge a transformed and enlightened human being. तो इस सब झमेलों से आप कुछ क्षण शांति में अगर रहते हैं या कुछ एंटरटेन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाव में हैं या फिर सडनली इस नाव से बाहर आके आप एनलाइटन व्यक्ति बन जाएंगे, साक्षात्कारी व्यक्ति बन जाएंगे। बट देयर इज अनदर एंड मोर परमानेंट वे आउट ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मेस। और यहाँ पे आके गुरु का महत्व समझ में आता है, पहले तो इतना समझाने में और इसके आगे क्या है ये दिखाने में। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से आगे कैसे जाए, दैट इज टू एक्सपीरियंस द ग्रेट इटर्नल। यानी इससे अगर बाहर निकलना है, इस रिडल से, इस मेज से अगर बाहर निकलना है, तो आपको इस अनादि अनंत की अनुभूति होना जरूरी है। तभी आपके माइंड को आप अपग्रेड करके आप अलग दृष्टि से इस सब नज़ारे को देख सकते हैं। But this can only be done by exiting from the lower mind completely and entering state of higher consciousness till one is in the zero state or mind in perfect calmness without even the slightest ripple. और इस ग्रेट इटर्नल को एक्सपीरियंस आप किस अवस्था में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ध्यान की अवस्था में, जहाँ पे आप शून्यावस्था में पहुँचते हैं। एक सिंगल थॉट भी, एक सिंगल लहर भी वहाँ पे माइंड की नहीं चलती है, और तब आपको इस अनादि अनंत की अनुभूति हो सकती है। सो जो प्रेजेंट की बात ये साधु संत या बड़े बड़े कोट्स करते हैं, वो प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ ध्यान की इस उच्च अवस्था में ही महसूस करना पॉसिबल है। इस खुली हुई आंखों के साथ, इस लोअर माइंड के साथ वो सत्य कभी भी हमारे समझ में नहीं आएगा, और तब जाके समय भी शून्य हो जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
माइंड थम जाता है तो समय भी थम जाता है। देयर इज नो टाइम फॉर माइंड, फॉर अ काम माइंड। और उस अवस्था में फिर हम इस अनादि अनंत की अनुभूति लेते हैं। जब आपका कॉन्शियसनेस एक्सपांड होता है और उस एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस में फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपको एक साथ अनुभव कर सकते हैं आप उस अवस्था में। सो in this state that you are likely to merge with the collective cosmic consciousness and expand your consciousness to encompass and experience all that is past, all that exists and all that ever will be. Yes, I am talking about that experience of absolute oneness with the creative energy. और सिर्फ उसी लेवल पे जाके आपको ये कंसेप्ट ऑफ नाउ सिर्फ समझ में नहीं बट अनुभव भी होगा आपको। इज दिस सीरियसली अचीवेबल इन ह्यूमन फॉर्म? क्या ये सच में हम लोगों को अनुभव कभी हो सकता है? तो गुरुजी बोल रहे हैं जी हाँ, बट इट इन्वॉल्व्स ह्यूमंगस एफर्ट्स एंड ट्रिमेंडस विल पावर। जरूरत है सिर्फ ऐसे जिद की जो गोल अचीव करने तक आप ना छोड़े, ऐसे विल पावर की और निरंतर प्रयास की, यानी एफर्ट आपको बहुत डालने पड़ेंगे, निरंतर डालने पड़ेंगे और तब जाके आपको इस सत्य का, इस प्रेजेंस का अनुभव हो जाएगा। सच मानिए, नाउ मोमेंट यू कैन ओनली एंड ओनली एक्सपीरियंस इन डीप मेडिटेटिव स्टेट, नॉट इन दिस स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे हम इस संसार में जी रहे हैं। उसके लिए ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो वो अंडरस्टैंड भी कर सके कि ये नाउ मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। क्वेश्चन है एक, नथिंग कुड हैव बीन अ बेटर डेफिनेशन ऑफ टाइम देन दिस। वन क्वेश्चन, एज यू से when one connects with collective cosmic consciousness and is one with the energy, even the future is revealed, then there would be no thrill in living life. तो यहाँ पे जो सज्जन है ये वो लिख रहे हैं कि गुरुजी आपने बहुत अच्छे से समय की संकल्पना को हमें समझाया है, लेकिन एक प्रश्न है कि इस कहते हैं मन की इस अवस्था में जहाँ पे हम इस पूरे सृष्टि के साथ एक रूप हो जाते हैं, इस अनंत के साथ एक रूप हो जाते हैं, जहाँ पे हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारा का सारा पता चल जाता है, तो क्या ये जीवन से जो एक्साइटमेंट है जीने की वो छीन नहीं लेगा? दूसरा है, ऑल्सो सर इफ यू कुड गिव सम नॉलेज ऑन हाउ द सोल डिसाइड्स वेदर टू गो विद द फीमेल फॉर्म और मेल फॉर्म ऑन अर्थ, हु डिसाइड्स दैट, प्लीज गाइड अस। तो उन्होंने ये भी दूसरा प्रश्न पूछा है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा जीवात्मा पुरुष बन के जन्म लेगा पृथ्वी पे और कौन स्त्री बन के। इसका आंसर तो गुरुजी ने ऑलरेडी एक्चुअली दे दिया है। द फ्यूचर इज ऑलवेज सीन इन द कलेक्टिव कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एज इन्यूमरेबल पोटेंशियल। भले ही आप अनंत के लेवल पे आपके माइंड को न ले गए, उस अवस्था में भी फ्यूचर एज अ पोटेंशियल ही नजर आता है, क्योंकि वो जब हम एक्चुअली जीते हैं तो उसके जो पर्याय हम उस वक्त चुनते हैं उसी से फाइनल पाथ कॉन्क्रेटाइज हो जाएगा। तब तक सारे जो पॉसिबिलिटीज है वो उन सारे पॉसिबिलिटीज को आप पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जब उस कॉन्शियसनेस से आप इस ह्यूमन कॉन्शियस में उतर के एक्चुअली आपके लाइफ को चलेंगे या तब निर्णय लेंगे, तब जाके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आप चुन सकते हैं आपके अनुभव के लिए। लेकिन जी हाँ, उस लेवल पे आपको सारे के सारी पॉसिबिलिटीज का अनुभव और अंदाजा आ सकता है। बट इन द ग्रेट इटर्नल द पोटेंशियल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर दे बिकम अवर पास्ट। ये भी कितनी अजीब बात है कि मैं एक ही रास्ता चुन सकती हूँ उन अनेक रास्तों में से, लेकिन वो भले ही मेरा भूतकाल बन गया है और मैंने सिर्फ एक ही रास्ते को अपनाया है, फिर भी जो पॉसिबिलिटीज थी वो तब भी रह जाती है। हाँ, उसको मैं वापस जी नहीं पाऊंगी। जैसे ना कृष्णा के लाइफ में भी शायद कोई पॉसिबिलिटीज रही होंगी,
लेकिन उन्होंने एक रास्ता चुना। अब तो पास्ट है कृष्णा का जो उन्होंने उस वक्त अनुभव किया, लेकिन पॉसिबिलिटीज अभी भी है, लेकिन अब वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते या फिर उसका अनुभव नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने एक पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से न्याय देके उस जीवन काल में उसका पूरा अनुभव ले लिया है। तो पास्ट में भी पॉसिबिलिटीज दिखते हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम ट्रैवल करके आए हैं वो फाइनल पास्ट हमारा बन जाता है, बाकी के रास्ते हमें याद नहीं रहते। होप आई एम मेकिंग सम सेंस। जी हाँ गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से इसको इतने अच्छे से समझाया है कि अभी कोई आशंका ही नहीं रही। चूजिंग अ मेल और फीमेल फॉर्म इज एंटायरली द चॉइस ऑफ द सोल बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट बर्थ। गॉड डज नॉट रोल अ डाइस ऑन दिस। It's our individual choice according to the work we have to do, karmas to complete and lessons to learn. ये तो हम लोग जानते हैं कि कौन किस लिंग के साथ जन्म लेगा, ये डिपेंड करता है उस आत्मा की इच्छा के ऊपर, किस तरह के कर्मा उसको कंप्लीट करने, किस तरह के अनुभव उसको लेने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत साइड में आ जाता है, तो चिंता ना करें कि आपको वर्तमान में कैसे माइंड को पकड़ के रखना है, नहीं पकड़ना है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सच में आपको वर्तमान में रहना है तो आपको ध्यान की आदत लगानी होगी, क्योंकि सिर्फ उसी स्पेस में आप एक्चुअली स्टिलनेस यानी जीरो फीलिंग का अनुभव कर सकते हैं, और रिलेटिविटी को भी आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ना डीप मेडिटेशन में टाइम एक्चुअली जीरो बन जाता है और आपको लगेगा कि अरे अभी तो 5-10 मिनट हुए हैं, और जब आप घड़ी देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया है। नाउ यू वेर इन नाउ मोमेंट। सो नाउ ऐसे जागृत अवस्था में तो नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी ये बहुत तेज़ बहने का ये जीवन का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है। यहाँ पे नाउ मोमेंट हम पकड़ नहीं सकते। ध्यान की कोशिश कीजिए, वहाँ पे आपको इस सत्य की अनुभूति ज़रूर होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इतने सिंपल शब्दों में आपने मुझे समझाया ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आई होप कि मैंने गुरुजी के नॉलेज को जस्टिफाई किया है यहाँ पे, और आपको भी उतनी क्षमता से मैं समझा पाई हूँ। कुछ रह गया होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और बहुत 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 धन्यवाद आप सबके कारण आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।